सर्दियों की सुबह सुबह अचानक एक आदमी भागता हुआ केरल के ही एक छोटे से जिले के पुलिस स्टेशन में पहुंचा। वह बिल्कुल बदहवास था। उसने पुलिस को बताया कि वहां खेतों में एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार में आग लग गई है और उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठा एक व्यक्ति उसमें जल गया है। ये सुनते ही पुलिस तुरंत मौका वारदात की ओर चल पड़ी। साथ में डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी वहां पहुंच गए। वहां पहले से ही लोगों की भीड़ मौजूद थी और गाड़ी को चलता देख रही थी। शायद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हुआ कैसे। सब अपनी अपनी तरफ से अंदाजे लगा रहे थे। शायद कार मेन रोड से पलटकर खेतों की तरफ आ गई और इसमें आग लग गई और ड्राइवर बाहर नहीं निकल सका। पहली नजर में ये एक्सीडेंट ही लग रहा था, पर आग बुझाने के बाद जब पुलिस ने देखा कि मृतक जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे, पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया था। हत्या किस प्रकार हुई ये सब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकता था। चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि इस हादसे के बाद कुछ लोग दूसरी कार में बैठकर वहां से निकल गए थे। आसपास पेट्रोल की बहुत बुरी गंध फैली हुई थी। वहां खेतों में कुछ लोगों के पैरों के निशान मौजूद थे। एक जोड़ी चप्पल और रबड़ के दस्ताने भी पुलिस ने बरामद किए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हत्या करने के बाद इसे एक्सीडेंट का रंग देने की कोशिश की है। लाश का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था, जो कि बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं था। पुलिस ने आसपास के थानों में लाश की फोटो भेज दी। इसके साथ ही बगल के क्षेत्रों में भी लाश की फोटो चिपका दी गई। फोटो के आधार पर एक परिवार ने लाश की पहचान निरंजन कुमार के रूप में कर ली। बाद में जांच करने पर पता चला बरामद हुई कार भी निरंजन कुमार के नाम से ही आरटीओ में रजिस्टर्ड थी। निरंजन कुमार अभी लगभग 10 दिन पहले ही अबू धाबी से अपने गांव वापस लौटा था और 3 दिन से लापता चल रहा था। सबूतों के आधार पर लाश परिवार को इस शर्त के साथ सौंप दी गई कि लाश को जलाया नहीं जाएगा, अपितु इसे दफनाया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर दोबारा इसकी फोरेंसिक जांच की जा सके। दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें थी जो कि पुलिस वालों को खटक रही थी। 3 दिन पहले यदि निरंजन कुमार लापता हुआ तो अब तक परिवार वालों ने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। दूसरा, निरंजन कुमार के बहनोई रूपम सिंह का एक हाथ काफी जला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कि अभी अभी हाथ जला हो। उधर निरंजन कुमार का ड्राइवर आशु कुमार भी बार बार अपने बयान बदल रहा था। परिवार के इस असाधारण व्यवहार को देखकर पुलिस वालों को शक हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी गांव के ही एक व्यक्ति से पुलिस को पता चला कि आज निरंजन के घर में चिकन बना है। इन छोटे छोटे से गांवों में चिकन तभी बना करता था जब घर में कोई समारोह या उत्सव का माहौल हो। ये सब पुलिस के लिए बड़ा अजीब था कि जिस घर में अभी 2 दिन पहले ही किसी जवान व्यक्ति की मौत हुई हो, उस घर में उत्सव मनाया जा रहा है। पुलिस का शक और मजबूत हो गया। इसी समय एक घटना और हुई। इस घटना स्थल से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव की एक गर्भवती महिला ने अपने पति की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई। उसका पति, जिसका नाम चोखाराम था, एक फिल्म थिएटर में क्लर्क का काम करता था। जब पुलिस ने
चोखाराम की तस्वीर देखी तो वह लोग चौंक पड़े। यह बिल्कुल उसी लाश की तरह लग रहा था जो कि उस सफेद एम्बेसडर कार से बरामद हुई थी। तफ्तीश करने पर पता चला कि चोखाराम अपना काम खत्म करके थिएटर के जिस रास्ते से वापस लौट रहा था उसी रास्ते में निरंजन कुमार की गाड़ी को भी देखा गया था। अब पुलिस वालों का शक यकीन में बदल गया कि मरने वाला निरंजन कुमार नहीं बल्कि चोखाराम था। पुलिस निरंजन कुमार के परिवार से पूछताछ करने में जुट जाती है। पुलिस सबसे पहले निरंजन कुमार के बहनोई रूपम सिंह के घर पहुंचती है और वहां देखती है कि रूपम सिंह अपना सामान पैक करके भागने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके बाद निरंजन के ड्राइवर आशु कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर एक नई कहानी सामने आई। निरंजन कुमार का असली नाम नवीन सिंह था। वह एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखता था। नवीन बचपन से ही पढ़ाई में बेहद होशियार था। ग्रेजुएशन करने के बाद उसने एग्जाम देकर एयरफोर्स ज्वाइन कर ली, पर उसका मन एयरफोर्स में नहीं लगा। वो बार बार छुट्टी लेकर किसी न किसी बहाने से घर आता रहता था। एक बार 15 दिन की छुट्टी लेकर नवीन सिंह गांव वापस आया तो फिर पलटकर ड्यूटी पर गया ही नहीं। एयरफोर्स वालों को पता चला कि नवीन सिंह ड्यूटी पर वापस नहीं आया है तो उसकी खोज चालू कर दी गई। हर सप्ताह एयरफोर्स का कोई न कोई ऑफिसर उसके घर पर जांच पड़ताल करने के लिए आता ही रहता। कई महीने बीत जाने के बाद भी जब नवीन सिंह नहीं मिला तो एयरफोर्स ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। नवीन सिंह जानता था कि भगोड़ा होना उसके भविष्य पर एक दाग है और जीवन में कभी भी पकड़े जाने पर एयरफोर्स उसे सख्त सजा दे सकती है। इन सब से बचने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसके बचपन का एक दोस्त जो कि सब इंस्पेक्टर था, उसकी मदद से उसने अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया और एयरफोर्स को भेज दिया। एयरफोर्स वालों ने घर वालों से पूछताछ की तो घर वालों ने पुष्टि कर दी कि उसकी मौत हो चुकी है। अब उसके ऊपर चल रहे केस को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया और एयरफोर्स ने उसे अपने रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया। इसके बाद नवीन सिंह अपने एक रिश्तेदार के पास चला गया और वहीं रहने लगा। वहीं पास में रहने वाली एक लड़की सुचित्रा कुमारी से उसे प्रेम हो गया। दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतने पागल हो गए कि घर वालों द्वारा विरोध किए जाने पर भी उन्होंने एक मंदिर में जाकर विवाह कर लिया। इसके बाद नवीन सिंह अपनी पत्नी सुचित्रा को लेकर अबू धाबी चला गया, जहां की उसे एक कोऑपरेटिव कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। वहां तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। नवीन के अंदर पैसों का दिखावा बहुत ज़्यादा था। वह अपने दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता और आंख बंद करके पैसा लुटाता था। जब भी वह अपनी पत्नी के साथ गांव वापस आता तो गांव वालों के लिए बड़े महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आता था। इस बार जब नवीन गांव वापस आया तो उसे बगल के ही एक गांव में एक ज़मीन बहुत पसंद आई। उसने वह ज़मीन खरीद ली। उसमें वह एक आलीशान घर बनाना चाहता था। तभी नवीन को खबर मिली कि जिस कंपनी में वह काम करता है वह कंपनी बहुत अधिक घाटे में चल रही है, जिस कारण पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है और हटाए जाने वाली लिस्ट में उसका नाम भी शामिल है। अब
नवीन को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा। उसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा न था जिससे वो अपना भविष्य संवार सकता। उधर जमीन पर मकान बनाने का काम भी शुरू हो चुका था। उन्हीं दिनों नवीन ने ब्रिटेन में छपा एक नावल पढ़ा। नावल की कहानी में दो लोग होते हैं जिनका हुलिया आपस में बेहद मिलता जुलता है। उनमें एक आदमी दूसरे की हत्या कर उससे अपनी मौत साबित करता है और बीमा पॉलिसी के पैसे हासिल कर लेता है और अपनी बाकी की जिंदगी ऐश के साथ जीता है। इस नावल को पढ़ने के बाद नवीन को ध्यान आया कि काफी समय पहले उसने भी अपने नाम पर 8 लाख रुपए का बीमा करवाया था और यदि वह किसी प्रकार स्वयं को भी मृत घोषित कर दे तो बीमा के 8 लाख रुपए वो बीमा कंपनी से हासिल कर सकता है। उसने रूपम सिंह और अपने ड्राइवर आशु कुमार को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। योजना को अंजाम देने के लिए नवीन ने एक सेकंड हैंड एम्बेसडर कार खरीदी और अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा ली। अब इन सबको एक ऐसी लाश की तलाश थी जिसकी कदकाठी नवीन जैसी हो। शुरुआत में उन्होंने किसी भी लाश को अस्पताल से उड़ाने की कोशिश की क्योंकि रूपम सिंह का एक रिश्तेदार था जो वहीं के एक मेडिकल कॉलेज में जॉब करता था, पर अस्पताल में उन्हें सफलता नहीं मिली। अब उन्होंने लाश को कब्रिस्तान से उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ भी हर वक्त कोई न कोई मौजूद रहता था। फिर मुर्दाघर में प्रयास किए, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिल पाई। अब उन्होंने फैसला किया कि अब वो किसी व्यक्ति की हत्या कर उसे नवीन कुमार का शव साबित कर देंगे। इसी मकसद की पूर्ति हेतु वे लोग कुछ दिनों से आधी रात को सड़क पर घूम रहे थे और दुर्भाग्य से एक दिन एक बदनसीब मासूम उन लोगों के हत्थे चढ़ गया। हुआ यह कि बाकी दिनों की तरह ही उन लोगों ने खाना खाया और शराब पीकर आधी रात को सड़क पर अपने शिकार की तलाश में निकल पड़े। तभी हाईवे पर एक आदमी उन्हें लिफ्ट मांगता हुआ दिखाई पड़ा। ये आदमी चोखा राम था, जिसकी कद काठी बिल्कुल नवीन सिंह जैसी थी। उन लोगों ने चोखा राम को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। फिर उन्होंने मिलकर उसे जबरदस्ती शराब पिलाई। शराब में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। बेहोशी में ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके कपड़े उतारकर उसे नवीन सिंह के कपड़े पहना दिए ताकि सबको लगे कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि नवीन सिंह है। इसके बाद चोखा राम की लाश को सफ़ेद एम्बेसडर कार में डालकर उन खेतों की तरफ ले गए और उस गाड़ी में आग लगा दी। लाश को ड्राइविंग सीट पर रखकर आग लगाने से पहले उन लोगों ने चोखा राम के हाथ पांव बांध दिए थे और चेहरे को बुरी तरह बिगाड़ दिया था ताकि वह पहचान में ना आ सके। फिर वे सब दूसरी गाड़ी में सवार होकर घटनास्थल से फरार हो गए। प्लान का अगला हिस्सा था कि नवीन सिंह का परिवार गाड़ी के सहारे लाश पर दावा करता, क्योंकि गाड़ी तो नवीन सिंह के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। अब नवीन सिंह की मृत्यु साबित कर उन्होंने बीमा के पैसों के लिए बीमा कंपनी में क्लेम कर दिया था। नवीन सिंह के घर चिकन का बनना, रूपम सिंह का जला हुआ हाथ और चोखा राम का लापता होना, इन सबको अपराधी साबित करने के लिए काफी था। जांच के बाद इस मामले में नवीन और उसके ड्राइवर आशु कुमार को हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रूपम सिंह
सरकारी गवाह बन गया। उनकी पत्नियों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस केस का असली मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। काफी लंबे समय तक पुलिस और नवीन का चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। पुलिस इंस्पेक्टर बताते हैं कि देर रात हमें नवीन के एक रिश्तेदार से सूचना मिली कि वो अलवा में रेलवे स्टेशन के पास एक लॉज में रुका हुआ है, किंतु जब तक हम लोग पहुंचे तो पता चला कि वो कुछ देर पहले ही माला एक्सप्रेस से निकल गया है। जब हमने उसकी तस्वीर दिखाई तो रिसेप्शनिस्ट ने पुष्टि की कि वो आदमी नवीन सिंह ही था। यह केस अब पुलिस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। पुलिस ने नवीन सिंह की खोज अपने राज्य से परे उत्तर भारतीय शहरों जैसे ग्वालियर, भोपाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भूटान, खाड़ी देशों तक भी शुरू कर दी थी, किंतु कुछ भी हाथ न लगा। आखिरी बार इस केस में ये अपडेट आया था कि वो झारखंड के रांची में देखा गया, जहां एक नर्स जो खुद भी केरल की थी ने दावा किया कि उसने इस व्यक्ति का इलाज किया था। वह नर्स भी एक मलयाली थी, इसलिए उसने नवीन सिंह को तुरंत पहचान लिया। उस नर्स ने बताया कि वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और शायद ज़्यादा समय जीवित ना रहे। उधर चोखाराम की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि आज 30 वर्ष का है। उसको यही शिकायत रही कि वह कभी अपने पिता का मुख भी न देख सका। बहरहाल नवीन सिंह कभी भी पुलिस के हाथ न लग सका और आज भी पुलिस रिकॉर्ड में वह भगोड़ा घोषित है। धन्यवाद दोस्तों।